हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडेज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शनील है। आज की नई क्लास में जीएस की और केवीएस पीआरटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईवीएस की क्लास। इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में रिसेंटली एग्जाम में भी आए हैं और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। डेली क्लासेस के लिए, डेली रिवीजन के लिए आप सभी को अच्छा मटेरियल मिलेगा, क्वालिटी चीजें देने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी जो है इसको सब्सक्राइब करें अभी, और साथ ही साथ एक और काम करें, आप बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने का फायदा ये होगा कि आप सभी को जो जितनी भी क्लासेस हैं वो मिस नहीं होगी, वो आपको नोटिफिकेशन में पता चलता रहेगा क्लासेस आ रही हैं और आप उसको मिस नहीं करेंगे। रेगुलर पढ़ाई का एक जरिया बन जाता है, ठीक है, रेगुलरिटी का जरिया बन जाता है। अगर रेगुलर क्लासेस आ रही हैं तो आप खुद से भी रेगुलर ना पढ़ पाए तो एक रेगुलर क्लासेस से आपको एक रूटीन मिल जाता है। तो आप सभी द फिडेज एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल गया है, मिल जाएगा आपको, तो वहां उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी हम वहां डिस्कस करते हैं। हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेटा यानी कि फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही इंस्टाग्राम पे भी हम आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन चीजें दी जाएंगी, कुछ ट्रिक्स वगैरह शॉर्ट चीजें दी जाएंगी। और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो एंड्रॉइड पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर द फिडेज एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और उसके साथ केवीएस पीआरटी का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर अवेलेबल है, और डीएसएसबी पीआरटी का कोर्स अब ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वहां पर अवेलेबल है। तो बच्चे जुड़ रहे हैं, चलिए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये ऊपर की तरफ रह गया था, इसको देखते हैं। विच वन कम अंडर द स्टेट लिस्ट, इनमें से कौन सा स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, राज्य सूची के अंडर आता है। तो आपको यहाँ पर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक टॉपिक है, उससे ये लिया गया है। कौन सा आता है राज्य सूची में, अपना आंसर दीजिए। बच्चे कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, उसके बाद आंसर बताया कीजिए। आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। अप्लाई करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को, उसके बाद ये आंसर आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है डिफेंस, दूसरा ऑप्शन है करेंसी यानी कि मुद्रा, तीसरा है कम्युनिकेशन या संचार, चौथा है पुलिस। चलिए, डिफेंस रक्षा, आप सभी को पता है आर्मी किसके अंडर में आती है, सेंटर के अंडर में, तो इसको तो नहीं काउंट करेंगे, ये स्टेट लिस्ट में नहीं होगा। करेंसी मुद्रा, रुपया जो जारी किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और आरबीआई क्या है, सेंटर की एजेंसी है, तो ये भी स्टेट लिस्ट में नहीं होगा। कम्युनिकेशन, दो तरीके से कम्युनिकेशन को समझे, एक तो विदेशी दूसरे देशों के साथ संचार जो करना है वो, दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर इसको देखें, इसको इस तरीके से देखा जाए तो जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं 2G का 3G का, सारे स्पेक्ट्रम सेंट्रल गवर्नमेंट ही भेजती है। इसरो एजेंसी की शाखा है, उसके अंतर्गत एंट्रिक्स शाखा है, उसके अंडर में जाके स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं। और आप चाहे 2G हो या 3G का स्पेक्ट्रम हो या 4G का स्पेक्ट्रम हो या 5G का स्पेक्ट्रम हो, तो ये सारे के सारे कौन सेल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी कट गया, रह गया पुलिस। हर राज्य की अपनी अलग पुलिस होती है, तो हमारा ये आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट इन इंडिया, भारत में संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है। संघ से सूची यानी कि सेंटर के अंडर कौन सा आता है, ठीक है। भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, ठीक है, संविधान में लिखा है कि भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो संघ सूची यूनियन के अंडर में क्या आता है, पुलिस, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रेड। पुलिस, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रेड। अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं एक्सप्लेनेशन के साथ। दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा आज का। पुलिस पुलिस अभी मैंने बताया था कि हर राज्य की अलग पुलिस होती है, तो ये स्टेट का इश्यू हो गया, तो ये यूनियन लिस्ट में नहीं है। एग्रीकल्चर पे आप देखते हैं कि स्टेट भी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, और सेंटर भी पॉलिसी बनाता है। तो दिस इज इन कॉन्करेंट लिस्ट,
यानी कि जो समवर्ती सूची होती है, जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, स्टेट भी कानून बना सकता है, सेंटर भी कानून बना सकता है, लेकिन विवाद होने पर सेंटर का कानून माना जाएगा। तो ये समवर्ती सूची में है, इसका मतलब राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में है। आगे बैंकिंग की बात, आप सभी जानते हैं कि बैंकों का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, आरबीआई के अंडर में सारे होते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। ट्रेड, व्यापार, देखिए एक और चीज है, एग्रीकल्चर पर स्टेट और सेंट्रल पॉलिसी तो बनाते हैं, व्यापार पर भी सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट भी इस पे काम करता है और सेंटर भी इस पे काम करता है, ठीक है। तो ये समवर्ती सूची में चला जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। बिसाइड्स हिंदी देर आर हाउ मेनी अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में कुछ भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है संविधान के अंदर। पहले वो संख्या में कम होती थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब इसने कहा है कि हिंदी के अलावा, ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम देखें वो कहां पे कंफ्यूज कर रहा है। हिंदी के अलावा यानी कि एक तो हिंदी हो ही गई, बाकी बची हुई कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है संविधान के अंदर, तो टोटल 22 लैंग्वेज है। एक हो गई हिंदी, तो बच गई कितनी, 21। तो आंसर मुझे लगता है इसका तो आंसर आपने क्विक ही दिया है, तो देना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आता है। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या है। भारतीय अगर प्रिपेक्स में देखें, भारतीय कंटेक्स्ट में देखें तो डेवलपमेंट, या वर्ल्ड कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्या है। तो आप सीडीपी की भी तैयारी करते होंगे, वहां पर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा। ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, आप सभी जानते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दो तरह से है। और यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ध्यान रखिए, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्वालिटेटिव चेंज, केवल क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं ना, देखते हैं आगे। नेगेटिव चेंज तो होगा ही नहीं डेवलपमेंट। इंक्रीज इन क्वांटिटी, तो ये तो ग्रोथ की डेफिनेशन आ गई। और सिंपल चेंज, साधारण परिवर्तन नहीं, क्वालिटेटिव चेंज को कहते हैं, और क्वालिटेटिव भी जो सकारात्मक परिवर्तन होता है उसको कहते हैं। तो हमारा आंसर का यहाँ पर क्या हो गया, ए। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। इनमें से कौन सा लोगों के मानव विकास का हिस्सा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, आप सभी जानते हैं, उसके अंदर कुछ चीजों को देखा जाता है, ये चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, कितनी प्रोवाइड की जा रही है, उतना ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाई देता है। पहला है अपॉर्चुनिटीज, दूसरा है फ्रीडम, तीसरा है हेल्थ, चौथा है नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या कितनी है। आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। लोगों को फ्रीडम दी गई है, नंबर लोगों का ज्यादा है, क्या उसको ग्रोथ में काउंट करेंगे। अपॉर्चुनिटी काउंट की जाती है हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट में, कि लोगों को अवसर मिले या नहीं मिले। जब अवसर मिले हैं यानी कि वहां विकास अच्छा हो रहा है। लोगों की लाइफ में अगर क्वालिटी आ रही है तो डेवलपमेंट कहा जाता है, और वो क्वालिटी बहुत तरीके से होती है, जैसे उनको अवसर मिलना, उनको अवसर नहीं मिलते थे, लोगों को स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, तो ये होगा। लोगों का स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, यानी कि जन्म के समय उनकी उम्र, एक्सपेक्टेड उम्र कितनी होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी शिक्षा की भी हो सकती है, और बाकी इकोनॉमिक राइट्स की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये तीनों ही होंगे। लोगों की संख्या के हिसाब से हम मानव विकास नहीं काउंट करते कि कितने ज्यादा लोग रहते हैं उतना ज्यादा मानव विकास होगा, क्योंकि गरीब देशों में तो संख्या ज्यादा ही मिलेगी लोगों की, तो वो मानव विकास कहां से ऊंचा हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक कब बनाया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब क्रिएट किया गया था। 1980 में। अपना आंसर पुट कीजिए। 1980 में किया गया था, 1985 में किया गया था, 1990 में किया गया था, या 1955 में किया गया था। ये मानव विकास सूचकांक जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर में होता है, तो ये किया गया था 1990 के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये किस मानव विकास सूचकांक को बनाया किसने था, किसने डिजाइन किया था, और उनके कौन से शिष्य थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। विच इज नॉट ए की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। एक्सेस टू रिसोर्सेज,
संसाधनों तक पहुंच, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास। कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? रिसोर्सेज तक एक्सेस, यानी कि उनको संसाधनों तक पहुंच हो रही है, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास। बताइए। देखिए, संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेज काउंट होगा, डेफिनेटली काउंट होगा। अगर संसाधन बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं और लोगों को मिल भी रहे हैं तो उनकी लाइफ में क्वालिटी आएगी आएगी, तो ये तो होगा। गुड हेल्थ, अगर उनको हेल्थ सर्विसेज अच्छी दी जा रही है तो मानव का शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। उनकी लाइफ में क्वालिटी आ रही है, उनको सफर नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन से वो अपनी परिस्थिति को सुधार सकता है। एजुकेटेड पर्सन को ये संसाधन अगर उपलब्ध हैं तो वो इसके लिए कोशिश भी कर सकता है, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रख सकता है, अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी। तो उनकी लाइफ में क्वालिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, ये क्वांटिटेटिव में काउंट होता है। तो औद्योगिक विकास के अंदर आप सभी ये तो समझ जाते हैं कि चलिए जीडीपी तो बहुत ऊंची हो गई और भारत के कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर की सूची में आ गए, लेकिन इस औद्योगिक विकास से बाकी लोगों का विकास हुआ या नहीं हुआ ये नहीं क्लियर होता, तो इसलिए ये उसका प्रमुख क्षेत्र नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज नॉट ए हिंड्रेंस टू इक्विटी या इक्वालिटी, इक्वालिटी में कौन सी एक चीज बाधा नहीं बनती है? मतलब ये चीजें अगर रास्ते में आ रही है तो इनमें से कौन सी चीजें बाधा नहीं बनती है? जैसे जेंडर है, अगर किसी का जेंडर है, वो महिला है या पुरुष है, तो क्या वो बाधा बनती है? ये हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, ध्यान रखिए, एचडीआई के परिप्रेक्ष्य में। जेंडर, रेस, वो कौन सी नस्ल का है, ठीक है, वो भारतीय नस्ल का है, अंग्रेजी नस्ल है या अफ्रीका का है, अमेरिका का है। कास्ट, जाति या फ्रीडम, अगर लोगों का लिंग देखे या जेंडर देखे तो बिल्कुल फीमेल के साथ पार्शियलिटी होती है, ठीक है, और उनको ये इक्विटी में उनका जेंडर बाधा रहा है। उसके बाद रेस, रेस के बेस पे भी लोगों को जो है इक्वल नहीं माना गया है। इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है, और पहले भी आपने देखा रंग भेद की नीति और अंग्रेजों द्वारा जो भारत में ट्रीटमेंट किया जाता था, तो ये हिंड्रेंस बन जाता है। उसके बाद जाति के आधार पर भी लोगों को कम रिसोर्सेज या संसाधनों तक पहुंच नहीं मिल पाती, तो ये तीनों तो हो गए। अगर लोगों को फ्रीडम है, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू एजुकेशन, फ्रीडम टू डू बिजनेस, तो वो हिंड्रेंस नहीं होगी, वो तो एक तरह से फैसिलिटेशन होगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो गया डी। व्हाट इज द स्कोर ऑफ हाई डेवलपमेंट इंडेक्स? तो एचडीआई के अंदर हाई डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ऊंचा सूचकांक कौन से देशों को कहेंगे कि वो हाईली डेवलप्ड है? अबो 0.6, अबो 0.7, अबो 0.8 एंड अबो 0.9। अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। चलिए, इसका आंसर है 0.8 से ज्यादा स्कोर अगर किसी देश का आता है उसको हाईली डेवलप्ड देश कहते हैं। जो भी हाईली डेवलप्ड देश या जिनका सूचकांक सबसे बढ़िया होता है वो 0.8 से ऊपर के होते हैं। वेयर डज, इसको डिटेलिंग आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स के जो कंटेंट का टॉपिक है उसमें आपको डिटेलिंग दी जा रही है। वेयर डज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आउट ऑफ 189 कंट्रीज? मैं देखता हूं कि रिसेंट में भी अगर कोई मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई है, लेकिन 2020 के उसमें देखें तो भारत कहां स्टैंड करता है, ये क्वेश्चन है। तो भारत पहले नंबर पे होगा क्या? और मैंने ऑप्शन काफी नियर नियर रखे हैं, तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है।
189 कंट्रीज का सर्वे हुआ था 2020 में। ठीक है, तो ये मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, ये भारत उसमें कहाँ रैंक करता है? 139, 131, 136 या 137? तो इसका सही आंसर होगा 131। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसको देखने के लिए मैं एक बार इसको कंफर्म भी कर लेता हूं इसकी की के साथ। जी हाँ, 131 ही है। ठीक है, 131 आंसर था। उसके बाद अभी रिसेंट में अगर रिपोर्ट आई है तो उसके लिए अलग से मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ठीक है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कौन सी कंट्री फर्स्ट आई है विश्व के अंदर? इंडिया? इंडिया तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में एक आंसर देख लिया है, तो 131 नंबर पर है। नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यूएसए का नाम कहीं नहीं है, रशिया का नाम कहीं नहीं है, वर्ल्ड पावर बने हुए लोग, लेकिन डेवलपमेंट इतना नहीं है हम लोग देशों के अंदर, वो तो ऑप्शन में नहीं है। नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर एक रीजन है जिसको कहते हैं स्कैंडिवेनियन, स्कैंडिवेनियन कंट्रीज। बिल्कुल नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ जो कंट्रीज है वो अपने लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं, लोगों को काफी अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो उन कंट्रीज में एक नॉर्वे है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन यही रहते हैं पहले दूसरे नंबर पर। तो नॉर्वे नंबर 1 है, उसके बाद जो है बाकी कंट्रीज है, और यूएसए तो काफी पीछे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा डेवलपमेंट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? एन इंक्रीज इन द साइज, आकार में वृद्धि हो जाना, एक कांस्टेंट आकार में स्थिर रहना, ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, ए सिंपल चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में सिंपल चेंज नहीं, सकारात्मक चेंज को कहेंगे। मैंने अभी भी कहा था कि डेवलपमेंट में हमेशा पॉजिटिव होती है, तो सकारात्मक बदलाव गुणवत्ता में, क्वालिटी में, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। यानी कि उनकी लाइफ में गुणवत्ता आई कि नहीं, लाइफ जो है बेहतर हुई या नहीं लोगों की, इसी को कहेंगे। इसका सही आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, और साथ ही साथ इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। एलन सी सिनपी, डॉक्टर महबूब उल हक और रेचल। इनमें से कौन वो व्यक्ति है जिसने ये कंसेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, और बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट भी कर लिया था? तो इसका सही आंसर आप बता रहे हैं, और मैं भी बता देता हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता जीएस के लिए। डॉक्टर महबूब उल हक, हालांकि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, और साथ ही साथ ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है, ये इनके साथ स्कॉलर रहे। ठीक है, जिन्होंने इसमें हेल्प भी की थी। विच क्राइटेरिया वाज यूज्ड इन अर्ली पीरियड टू मेजर डेवलपमेंट बिफोर एचडीआई? जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं आया था, उससे पहले किस विकास को मापने के लिए किस क्राइटेरिया को यूज करते थे, किस मानदंड का प्रयोग किया जाता था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसको आप क्राइटेरिया बना लो। जिस देश की बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है वो बहुत विकास कर रहा है, ये तो कट ही गया। अब आ जाती है 3 चीजों पे कहानी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ को शामिल करके एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो आ जाती है, इसको क्राइटेरिया माना जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जिस देश की ज्यादा है उसी देश को ज्यादा डेवलप माना जाएगा। लेकिन लोगों की क्वालिटी, लाइफ में क्वालिटी आई नहीं आई, ये भी तो देखना जरूरी है ना। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी इन 2011? किस राज्य के अंदर सर्वाधिक साक्षरता मिली है भारत के अंदर? मिजोरम के अंदर, या महाराष्ट्र के अंदर, केरला के अंदर, या वेस्ट बंगाल के अंदर? तो यहां पर आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। जीएस के लिए आपको मुझे लगता है 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। केरल,
यही राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी साक्षरता है? बताइए, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कौन से राज्य के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? अगर भारत के अंदर देखें और राज्यवार मानव सूचकांक की बात करें तो कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है? तो यूनियन टेरिटरी की अभी मैंने ऑप्शन क्वेश्चन रखा था आपके लिए, तो ये आपको बताना है ऑप्शन में, मतलब कमेंट में बताना है क्लास खत्म होने के बाद। तो यहां पर कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक में आता है? गुजरात, काफी डिबेट होती है, गुजरात मॉडल है, फिर केरला मॉडल पे भी बात होती है, दिल्ली मॉडल पे भी बात हो रही है, और हरियाणा। कौन सा राज्य है आपके हिसाब से? तो यहाँ पर सही का आंसर है केरल। केरल नंबर 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following state of India has the lowest female literacy? इनमें से किस राज्य के पास लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश पे तो सबसे कम डायनेस्टी है। ठीक है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है, तो ये तो नहीं है। जम्मू कश्मीर भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, बिहार इज द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछे कि मैन और वीमेन के अंदर या मेल और फीमेल के अंदर किस में जो है एजुकेशन का गैप बहुत ज्यादा, किस राज्य के अंदर मैन का बहुत ऊपर है और वीमेन का बहुत नीचे है, तो राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सीधा सीधा पूछे वीमेन लिटरेसी सबसे कम किस में है, तो बिहार के अंदर है। Which state has the highest female literacy rate? कौन से राज्य के अंदर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? महाराष्ट्र, केरला, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो सीधी सी बात है, जिस राज्य का साक्षरता दर ज्यादा है उसी के अंदर फीमेल लिटरेसी भी ज्यादा ही होगी। जब ओवरऑल सबसे ज्यादा साक्षरता दिखाई दे रही है तो मैन और प्लस वीमेन दोनों की जुड़ के ओवरऑल ज्यादा है, तो वीमेन की भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो गया? केरला। फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया यूज्ड टू बी गिवन बाय। भारत में पंचवर्षीय योजना, आपको 5-year प्लान का टॉपिक पढ़ना होता है हर एक एग्जाम के लिए, तो उसमें पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती थी? इसलिए यूज किया क्योंकि अब 5-year प्लान का मॉडल हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, और एक नया संस्था बन गई है नीति आयोग, और उसने किसकी जगह ले ली है? प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, इसको हटा के अब नीति आयोग बना दिया गया है। आप सभी के लिए टास्क है कि नीति आयोग, इसकी नीति की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट में। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो अभी बना, ये भी नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ऐसी होती थी जिसके द्वारा ये काम किया जाता था। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देती थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। और ये भी ध्यान रखें 1951 में शुरू हो गई थी। और उस समय पर एनडीसी नहीं बनी थी, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको बनाया गया था। बाद में रिक्वायरमेंट फील हुई कि 1952 में इसमें राज्यों को भी शामिल किया गया, राज्य के मुख्यमंत्री वगैरह को शामिल किया गया ताकि सभी की सहमति हो। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी भारत के अंदर। योजना आयोग का अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अब बात है इसी क्वेश्चन की, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपने सोच लिया होगा जब तक हमने कुछ फैक्ट बताए।
तो पहली पंचवर्षीय योजना को जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर के विकास के लिए, और इसे हेरोडोमर मॉडल कहा जाता था। ठीक है, तो अब हम क्लास को एंड करते हैं। आप सभी को दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, कौन सी यूनियन टेरिटरी जिसमें लिटरेसी रेट सबसे ऊपर है। ठीक है, और दूसरा बताया गया है कि नीति की फुल फॉर्म। ये आप कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आपको यूजफुल चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, और वहाँ टेलीग्राम चैनल पे सबसे बड़ी बात है, वहाँ डेली क्विज जो होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज होते हैं, 20, 50 क्वेश्चन तक के क्विज होते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट करें, डेली अपने आप को बाकी बच्चों के साथ टेस्ट करें, आपको स्कोर लिस्ट मिलती है, सारी चीजें मिलती है, आपको उसमें हेल्प होगी। इसके अलावा आप हमारा कंटेंट देख रहे हैं तो केवीएस पीआरटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, डेमो क्लासेस देखें। डीएसएसबी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें पीआरटी भी है, और टीजीटी पीजीटी का जो पार्ट 1 है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो जरूर फीडबैक हमें बताएं। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने मोटिवेशन बना के रखें। डेली पढ़ेंगे तो आपका मोटिवेशन अपने आप ही बना रहेगा। अगर खुद नहीं पढ़ पाते, ठीक है, कभी कभी खुद पढ़ने का मन नहीं होता, नहीं पढ़ पाते, तो किसी टीचर की क्लास देख लीजिए। खुद से तैयारी नहीं हो पाती तो टीचर्स की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मेन चीजें पढ़िए। ठीक है, कभी कभी हम अपने आप से पढ़ते हैं, थोड़ा लोड फील करते हैं, दूसरा पढ़ाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि समझ में भी आ रहा है, सारे एफर्ट उन्होंने कर दिए। किसी भी तरीके से पढ़िए, फाइनल आपको सक्सेस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आपके अंदर सारी तरह की एनर्जी है। मैं आपको कहता हूं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। आपके सामने कंपटीशन है, कठिनाई है, ठीक है, आराधन यानी कि मेहनत, भक्ति का भक्ति से उत्तर दो, मेहनत का मेहनत से उत्तर दो, कंपटीशन का कंपटीशन से उत्तर दो। ठीक है, ज्यादा टाइम को पढ़ रहा है तो ज्यादा टाइम और ज्यादा टाइम पढ़ के उसका उत्तर दो। ठीक है, से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। ठीक है, दोबारा लिखता हूं मैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधन से दो उत्तर। तुम वरो संयत, वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। संयत मतलब कंट्रोल, नर्व्स को कंट्रोल करो, अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं होगा, नर्वस हो जाओगे। पढ़ो, बहुत बढ़िया पढ़ो, खूब रिवीजन करोगे तो नर्वस नहीं होगा, और रिवीजन के साथ टेस्ट दो ताकि नर्वसनेस बिल्कुल खत्म हो जाए, आपके प्राण संयत हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छी डाइट लीजिए। ठीक है, अपना सेहत का ध्यान रखिए, बीमार मत होने दीजिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।